एमएमए शुरू करने की सही एज क्या है? एमएमए शुरू करने की कोई स्पेसिफिक ऐसा रूल नहीं है कि भाई आपको इसी साल से शुरू करना है, लेकिन एक आइडियल एज जो कि ज़्यादातर जो अच्छे प्रो फाइटर्स या बड़े फाइटर्स रहे हैं, जो इलिया तुपुरिया, खबीब, कॉनर मैकग्रेगर और बहुत सारे जो बड़े फाइटर्स हैं, वो बचपन से किसी न किसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं। या तो मे बी वो रग्बी है, बॉक्सिंग है, फुटबॉल है, या कुछ भी ऐसा स्पोर्ट्स है जिससे वो कनेक्टेड हैं, जो कॉम्बैट स्पोर्ट्स है। तो 100% उसका एडवांटेज मिलता है कि अगर आप किसी स्पोर्ट्स से शिफ्ट करते हो या बचपन से ही आप वही स्पोर्ट्स कर रहे हो। जैसे कुछ सांबो करते हैं रशियन फाइटर्स, जो बचपन से सांबो, रेसलिंग, बॉक्सिंग, वूशू इस टाइप की स्पोर्ट्स खेलते हैं। इंडिया में मेरे हिसाब से अगर आपकी एज 15 है स्टार्ट करो, 12 है, अगर करना है तो जस्ट स्टार्ट करो, बहुत सोचो मत। और ऐसा भी नहीं है कि भाई आप 20-21 के हो गए हो आप नहीं कर सकते, वैसा भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी एग्जाम्पल है जो 22 साल के, 21 साल के, 23 साल के बाद शुरू करते हैं और वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बनते हैं। तो इसका कोई ऐसा स्पेसिफिक रूल नहीं है, जस्ट विल का फ़र्क पड़ता है। अगर आपका विल सही है, आपका माइंडसेट अगर क्लियर है कि भाई आप कर सकते हो, तो दैट्स इट। और कुछ नहीं चाहिए। आप हार्ड वर्क करो, प्रोसेस में भरोसा रखो और बस मेहनत करते रहो। और आप जब इसमें आओगे तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि प्रोसेस में टाइम लगेगा। आप बहुत जने बोलेंगे आपको 1-2 साल ट्रेनिंग करो आप अच्छा बन जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। किसी भी जिम में आप जाओ, आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा, बहुत एफर्ट देना पड़ेगा, तब जाके आप एक अच्छे फाइटर बन पाओगे। और इजी बिल्कुल नहीं होएगा कि सब चीज़ें आप जैसा प्लान के हिसाब से चल रहा है। ना लाइफ कभी प्रेडिक्टेड होती है, ना स्पोर्ट्स कभी प्रेडिक्टेड है। तो जब आप ट्रेनिंग कर रहे हो, अप्स एंड डाउन्स आएंगे। बहुत बार आप अच्छा परफॉर्म करोगे, बहुत बार अच्छा नहीं कर पाओगे। सो बी प्रिपेयर। अगर कोई एमएमए करना चाहता है इंडिया के अंदर खासकर, सो इट विल बी हार्ड। एमएमए में अच्छा करने के लिए या बड़ा फाइटर बनने के लिए, मुझे पता है बहुत लोग सोच रहे होंगे मैं 1 साल 2 साल में करूँगा और मैं करोड़पति बन जाऊँगा, पर ऐसा नहीं है। मिनिमम 4 साल आप ये मान लीजिए कि भाई आपके पास कोई अर्निंग नहीं होगी, और 4 साल के बाद भी अगर छोटी मोटी अर्निंग होगी तो वो आपकी स्किल आप सीखोगे। उसके बाद आप कुछ किसी को क्लासेस दे रहे हो, इस हिसाब से अर्निंग होगी। क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे फाइटर्स को जानता हूँ जिन्होंने 7, 8, 9 फाइटें खेली है, प्रो फाइट्स, और स्टिल वो स्ट्रगल कर रहे हैं इंडिया के बाहर कहीं कैंप के लिए ट्रेनिंग करने के लिए, और इंडिया में इवन बहुत बार ट्रेनिंग करने के लिए। सो बहुत हार्ड प्रोसेस है। एमेच्योर फाइट्स में आपको पैसे नहीं मिलेंगे, और प्रो आने के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं प्रो फाइट खेला हूँ, मुझे पता है कितना पे मिलता है। बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिनमें आप प्रो खेलोगे और आपको 4,000 रुपये मिलेंगे, और बहुत सारी है जिसमें बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। और अब सोच लो, आप अगर आप यहाँ से मुंबई खेलने जा रहे हो और आपको 4,000 रुपये मिल रहे हैं, ना फ्लाइट, ना रहना खाना, ना ट्रैवल, कुछ नहीं, बस आपको 4,000 रुपये मिलेंगे, तो आप ट्रेन में जाना आना भी इससे महंगा पड़ेगा। फाइनेंशियल दिक्कतें आएंगी। बहुत जने आप मुझे पता है, जो लोग नए जो एमएमए में आना चाह रहे हैं, वो केवल यूट्यूब पे देख रहे हैं, कॉनर मैकग्रेगर को देख रहे हैं, इलिया तुपुरिया, मैक्स होलोवे या और किसी भी फाइटर को आप देख रहे हो। आपको लग रहा है कि भाई आप आओगे, कुछ फाइट्स खेलोगे और आप करोड़पति बन जाओगे, लखपति बन जाओगे। ऐसा नहीं है। ध्यान रखना, जब आप इसमें एंटर कर रहे हो तो ये सोच के एंटर हो कि चीज़ें बहुत हार्ड होएंगी। बहुत बार आपको इंजरीज़ का सामना करना पड़ेगा, बहुत बार आपको पैसे नहीं होंगे, ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। कितना भी आपके पास सपोर्ट हो, आपके पास सपोर्ट है, आप ट्रेनिंग करो, लेकिन टाइम लगेगा। टाइम 100% लगेगा। जो प्रोसेस का टाइम है वो आपको देना पड़ेगा। आप कितना जल्दबाजी नहीं कर सकते इसमें भाई मैं जल्दी करूँ। कोई शॉर्टकट है ही नहीं। केज के अंदर कभी शॉर्टकट काम नहीं आएगा। आपने जो हार्डवर्क किया है उसी का आपको फल मिलेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। एक प्रो फाइटर को कितना पैसा मिलता है? प्रो फाइटर पर फाइट आपको डिपेंड करता है कौन से ऑर्गेनाइजेशन में हो आप, आपका कितने का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। हर फाइटर का अलग कॉन्ट्रैक्ट होता है। इवन बहुत बार सेम प्रमोशन में आप खेल रहे हो पर किसी फाइटर को ज़्यादा मिल रहा है, किसी को कम मिल रहा है। ये डिपेंड करता है उसकी स्किल कितनी है, उसका ऑडियंस कितना है, और ये भी डिपेंड करता है कि भाई वो कितनी फ़ाइट खेल चुका है, कितने टाइम से है। सो जस्ट अभी जैसे मेन कार्ड में जो खेल रहा है उसको ज़्यादा मिलेगा, जो नया फाइटर है उसको कम मिलेगा। और एक MFN के अंदर मेरे हिसाब से 2 लाख रुपए मिल रहे हैं अभी प्रेजेंट में।
2 लाख रुपए मिल रहे हैं विन और सारा मिला के। और जब आप ट्रेनिंग करते हो तो ये ध्यान रखो, अगर हम फिज़िकल स्पोर्ट्स कर रहे हैं तो सबसे जो कॉमन चीज़ है जो 100% आज नहीं तो कल आपके होनी ही है वो है इंजरीज़। इंजरीज से आप कभी नहीं भाग सकते। मेरे को अभी 2-3 सालों में काफ़ी इंजरीज़ हुई है, लेकिन ये जिस प्रोसेस है, आप जब हार्ड ट्रेनिंग करते हो आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं चोट लगने के रिस्क बढ़ते हैं। आप जब 100 में से एक बार ऐसा होएगा कि भाई आपको चोट लगी है, हो सकता है आपके हाथ में फ्रैक्चर हो गया हो, नोज़ बेसिक कॉमन है, उंगलियां टूटना, ये सारी चीज़ें बेसिक है जो इंजरीज़ होनी ही है, आप कभी अवॉइड नहीं कर सकते जब आप एक कॉम्बैट स्पोर्ट्स खेल रहे हो। और सभी फाइटर्स का होता है, ऐसा नहीं है कि भाई बस ये है कि हम ढंग से नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो प्रो लेवल पे हैं, खमज़त, खबीब, कॉनर मैकग्रेगर, हर फाइटर इस दौर से जाता है, इस प्रोसेस से जाता है। हर फाइटर को इंजरीज़ होती हैं क्योंकि कॉम्बैट स्पोर्ट्स इंजरी उसी का पार्ट है, एक छोटा सा पार्ट है जिसमें इंजरीज़ होना कॉमन सी चीज़ है। मैंने पहले भी इस बारे में बोला है। और अगर आप किसी और स्पोर्ट्स से आ रहे हो MMA के अंदर तो 100% आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन खासकर वुशु काफ़ी क्लोज़ है MMA के, क्योंकि वुशु के अंदर टेक डाउन्स हैं, किक्स हैं, पंचेस हैं, थ्रोज़ है। तो वुशु मेरे हिसाब से क्लोज़ है MMA के। तो वुशु से अगर कोई शिफ्ट कर रहा है तो ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि उनके पास ऑलमोस्ट बैकग्राउंड है, उनको पता है कॉम्बैट में कोई जैब, उनके जो सारे पंचेस ऑलमोस्ट MMA होता है, बस ग्राउंड कंट्रोल नहीं होता है। और रेसलिंग बेस्ट है, बॉक्सिंग ये बेसिक जो है, और ताइक्वांडो ये एक डिफरेंट स्टाइल हो गया पूरा। तो आप जब अगर ताइक्वांडो से शिफ्ट कर रहे हो तो आप अपना एक स्टाइल लेके आओगे, ताइक्वांडो या कराटे से, तो आप अपना एक एक्चुअल स्टाइल लेके आओगे जिसका आपको एडवांटेज मिलेगा स्पोर्ट्स में। बहुत लोग अभी इंडिया में ऐसा कर रहे हैं कि भाई इंडिया जॉर्जिया या दागिस्तान या दूसरी ब्राज़ील की तरह इंडिया में MMA क्यों नहीं ग्रो कर पा रहा है, हमारा जेनेटिक्स अच्छा नहीं है या हमारी डाइट अच्छी नहीं है। देखो एक सिंपल सा लॉजिक है, अगर मैं बोलूँ जॉर्जिया की क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप क्यों नहीं जीत रही है, तो इसका बेसिक सा क्वेश्चन है, वहाँ पे वो कल्चर नहीं है। वहाँ पे अगर वो अभी खेलना शुरू करेंगे तो 10 साल में उनकी टीम बनेगी। हम इंडिया में क्रिकेट वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट टीम क्यों है क्रिकेट की इंडिया में, क्योंकि यहाँ पे कल्चर है। यहाँ पे बच्चे जब फालतू होते हैं या बाहर कहीं स्टेडियम में जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो क्रिकेट खेलते हैं। तो हमारे पास इन्वायरमेंट है क्रिकेट का, चारों तरफ लोग जानते हैं क्रिकेट को, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती है। जब ज़्यादा लोग इंगेज होते हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा होती है उस स्पोर्ट्स में। तो जॉर्जिया में भी आज से 3 साल पहले कोई MMA फाइटर ऐसा नहीं था जो आप सोच रहे हो। तो 3 साल पहले कि भाई जॉर्जियन चैम्पियन नहीं, अभी हुआ है। मेरा आपने अपनी 2 फाइटर लॉस की है, हमारे पास अभी केवल 2 UFC फाइटर है और हम एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, हम ये वो, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि हमें जैसे जैसे फाइटर्स और आएंगे UFC के अंदर या किसी भी स्पोर्ट्स में, तभी आपको टाइम देना होगा। अभी जॉर्जिया में और दागिस्तान यहाँ पे कल्चर कैसा है, अगर कोई फैमिली गैदरिंग है, फंक्शन है, तो बच्चे क्या कर रहे हैं, वो आपस में रेसलिंग करने लग जाते हैं। हमारे यहाँ पे क्या है, बच्चे फ्री होते हैं, फ्री फायर खेलने लग जाते हैं, PUBG खेलने लग जाते हैं। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई इंडिया से UFC चैम्पियन क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है। और बोलना आसान है, आप लोगों के लिए बोलना आसान है। बहुत लोग जो कमेंट करते हैं या अंशुल भैया को या पूजा को ट्रोल करते हैं कि भाई हम बस लायक नहीं हैं, ऐसा नहीं है। टाइम लगता है, प्रोसेस में टाइम लगता है। MMA के अंदर हाइट का कितना एडवांटेज है या हाइट ज़रूरी है नहीं है, मैं पर्सनली अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। हाइट का MMA के अंदर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई भी। क्योंकि आप बहुत सारे फाइटर्स हैं, हाइट का, साइज़ का, कुछ भी। बहुत सारे फाइटर्स जिनकी आंखों में चश्मे लगे हैं वो भी अच्छा कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनकी कोई बीमारी रही है वो अच्छा कर रहे हैं। बहुत सारे छोटे हैं जो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। अभी इलिया तुपुरिया और चार्ल्स ओलिवेरा की फ़ाइट है। इलिया की हाइट 5'7" है, लेकिन बहुत सारे बोल रहे हैं नहीं बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। स्टिल उसने फर्स्ट राउंड में KO मारा। अलेक्जेंडर, बहुत सारे एग्जाम्पल है जो छोटे हैं। हाइट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप सोच रहे हो आप अगर हाइट की वजह से नहीं कर पाओगे तो नहीं कर पाओगे, और आपको लग रहा है अगर आप कर लोगे, हाइट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आप कर लोगे। सिंपल है। अगर आपका माइंडसेट, अगर आप एक्सक्यूज़ की तरह ले रहे हो हाइट को, तो वो आप पे डिपेंड करता है, और उसको चैलेंज की तरह ले रहे हो तो वो भी आप ही का माइंडसेट है। सो हाइट का कोई एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं है। हार्ड वर्क का एडवांटेज डिसएडवांटेज होता है, तो वो आप पे डिपेंड करता है। आप बोलते हो कि फाइटर्स इंडिया में अच्छे से क्यों नहीं खेल पाते, कर
कर क्यों नहीं पाते? आप खुद देखो इंडिया में आपको कितनी अच्छी जिम्स मिलेंगी। ले दे के कम से कम 5 जिम्स ऐसी होंगी जिनको आप ढंग से बोल सकते हो ये अच्छी MMA जिम्स है। 5-6 जिम्स जो बड़ी हैं, जिनमें कोचेस हाई लेवल हैं, जिनमें मे भी सब कुछ है, बट उनमें से भी बहुत कम है जिनमें क्वालिटी ट्रेनिंग होती है। बट ऐसा नहीं है, जिम हैं बहुत सारी हैं, लेकिन मेन चीज़ क्या है, डिस्ट्रैक्शन बहुत सारा है। बहुत सारे ऐसे जिम्स हैं जो केवल नाम के फाइटर्स हैं, गलत फेडरेशन में खिलवाते हैं ताकि उनका कुछ प्रॉफिट हो जाए, जैसे क्रिकेट, ताइक्वांडो, वुशु, कराटे। इनकी जिम्स आपको आसपास में गली मोहल्लों में मिल जाएंगी, बट MMA की आपको जिम्स ही नहीं मिलेंगी। और जो जिम्स हैं उनमें मेनली ताइक्वांडो या वुशु या बॉक्सिंग इसी टाइप की स्पोर्ट्स होते हैं। तो मेन चीज़ ये है कि MMA के अंदर अभी टाइम लगेगा, क्योंकि MMA की एकेडमीज़ नहीं है इंडिया के अंदर। कहाँ पे एकेडमीज़ है? ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो बाहर से, दिल्ली में जहाँ पे मैं ट्रेन करता हूँ वहाँ पे मुश्किल से कोई 10 फाइटर होंगे जो मेन सिटी के हैं। यहाँ पे 150 से ज़्यादा फाइटर है और सारे बाहर से। सो यही चीज़ है, क्योंकि उनकी सिटीज़ में नहीं है, मेरी सिटीज़ में नहीं है। मेरी सिटीज़ में एक एकेडमी थी जहाँ पे मैंने 1 साल ट्रेनिंग की, अच्छी जिम थी। बहुत सारे जो यंग फाइटर्स हैं उनके मैसेजेस आते हैं, वो घर पे ट्रेनिंग कर रहे हैं अकेले से, फिर कंपटीशन खेलते हैं। मैं जानता हूँ कुछ नहीं से कुछ अच्छा है। मैंने भी बहुत टाइम तक खुद से ट्रेनिंग की है, बट कोई ना कोई आपको अच्छी एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए। और सच बताऊं तो मैंने एक चीज़ बहुत नोटिस की है, मुझे बहुत लोगों के मैसेजेस भी आए हैं, कमेंट भी आए हैं कि लोग बड़े नर्वस हैं कि हम करें ना करें, हमसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा। मैं 21 का हो गया हूँ, मेरे घर वाले नहीं मान रहे, मैं 10th में हूँ, मैं 12th में आने के बाद करूँगा। देखो सिंपल सी बात है, लाइफ में इतना नहीं सोचना होता है। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है, आपको जो रिस्क लेना है, नॉट जस्ट अबाउट MMA, आपको जो रिस्क लेना है अपनी लाइफ में लो। एक दिन आप मर जाओगे, कोई नहीं पूछेगा, किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। मरने के बाद सब बोलेंगे अच्छा आदमी था। तो जो आपका मन करे वो करो, डू व्हाट यू वांट टू डू, बस निकलो बाहर। कुछ नहीं होएगा। अगर आपने MMA किया 1 साल 2 साल नहीं किया तो यू लर्न समथिंग, आप कुछ ना कुछ सीखे हो, आपके पास कॉन्फिडेंस है कि भाई हाँ मैं ट्रेनिंग की है, मैंने कुछ ना कुछ प्रोसेस किया है। बट अगर आप घर पे बैठे हो और सोच रहे हो कि भाई बट डाउट में लाइफ निकालने से अच्छा है आप करो और फेल होके निकालो और अच्छे करो, ठीक है। सो जो चीज़ आप करना चाहते हो करो, ताकि बाद में रिग्रेट ना रहे। कुछ भी नहीं होएगा, लाइफ है, आप एक्सपीरियंस, लाइफ का काम है एक्सपीरियंस, और ये सारी चीज़ें लेना। आप कुछ काम शुरू करोगे नहीं होएगा, फिर दूसरा शुरू करोगे, तो ऐसे रोने से अच्छा है आप कोई ना कुछ काम शुरू करो। जिनको ट्रेनिंग करनी है वो ट्रेनिंग करो, कुछ स्टार्ट करना चाहते हो स्टार्ट करो। डोंट वेस्ट योर टाइम, लाइफ इज़ टू शॉर्ट फॉर थिंक। ये वीडियो कुछ सवाल थे जो मुझे लगा इनके काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे तो मैं बनाऊं। तो थैंक यू, और थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे हो। सो जस्ट मेक अ गुड कम्युनिटी, और थैंक यू। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। आई एम ग्रेटफुल कि भाई मेरा कुछ भी छोटा सा नॉलेज, छोटा सा एक्सपीरियंस आपको काम आए। थैंक यू।